हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट। रीट प्रीवियस ईयर श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रीट 2015 में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है अपना वो ये था कि है ना कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। डिसलेक्सिया है, अधिगम अक्षमता से लिया गया सवाल है कि कौन सी नहीं है। देखो, वाचन परिशुद्धता रहती है इसमें, गति और बोध की भी समस्या इसमें पाई जाती है, और लिखने की धीमी गति ये पाई जाती है, और छपे हुए जो शब्द हैं उनको सीखने और याद करने में कठिनाई इनमें होती है। लेकिन बी जो है ये लक्षण इसमें नहीं होता है। ठीक है, सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सशक्त अभिप्रेरणा सिखाने का प्रभावशाली घटक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को स्पीडली या बहुत ही रैपिडली से सिखाता है ना, बहुत ही स्पीड यानी बहुत ही शीघ्रता से सिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कौन से बालकों को देनी चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा। तो ये देनी चाहिए आपको मंदबुद्धि जो बालक होंगे ना, उन्हें हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि छात्र में अगर चोरी करने की आदत विकसित हो रखी है, कोई छात्र है जिसमें चोरी की आदत विकसित हो रखी है, हमें क्या करना है, उसकी चोरी की आदत को छुड़ाना है। तो निम्न में से कौन से जो उपाय अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, चोरी की आदत कैसे छूट सकती है। देखो, पारितोषिक नहीं देना है, ताड़ना या दंड या सजा ये तो देनी नहीं है ना, दंड और पुरस्कार नहीं देना है, तो ये तीनों कट जाएंगे। तो उदाहरण देना चाहिए उसे, क्या देना चाहिए, उदाहरण, और उचित उदाहरण दे करके, या फिर पर्सनली जो कोई उदाहरण है या व्यक्तिगत उदाहरण उसे दे करके हम उसकी आदत को छुड़ा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा इनमें चुनाव करना है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ जो पर्सन होंगे, जो परिणाम होंगे ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षण अपन करेंगे ना, वो सबसे बेस्ट होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, वस्तुनिष्ठ वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के, जिसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। समायोजन की जो प्रणालियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनको लेकर के है। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, और ये भी प्रत्यक्ष है। तो फिर अप्रत्यक्ष कौन सा है, उदात्तीकरण है, ये अप्रत्यक्ष है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 में आपको दिया हुआ है कि RT 2009 जो है वो कब लागू हुई थी, है ना। RT 2009 कब लागू हुई, तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, NCF 2005 में जो कला शिक्षा है उसको जोड़ने का उद्देश्य क्या था, है ना। उसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना था, बिल्कुल था, है ना। छात्रों में व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये भी था। केवल ए सही है, नहीं, दोनों ही सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब बालक की परीक्षा द्वारा, ठीक है, बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है ना, स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षण को हम क्या कहते हैं। क्या हो रहा है, बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। स्थायित्व का मतलब होता है कि कितनी भी बार आप चेक करोगे ना तो वही परिणाम रहेगा, परिणाम जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है ना। तो जब परिणाम नहीं बदलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। क्वेश्चन 9 है, इसका आंसर अपने रहेगा विश्वसनीयता। उसको विश्वसनीयता वाला परीक्षण कहेंगे, विश्वसनीय परीक्षण हम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि इसमें अपन को खाली जगह दी हुई है कि किसके मापन की भूमिका, है ना, मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है ना। संपूर्ण का मतलब वो होता है कि टोटली, यानी योगात्मक में आएगा ये। संपूर्ण जब आ जाएगा तो योगात्मक मूल्यांकन इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बताइए? सीधा सीधा अपने क्रियात्मक अनुसंधान से लिया गया सवाल है, तो इसका आंसर क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपलब्धि परीक्षण है ना, उसको दिए जाने के तरीके बताने अपन को दिए जा सकते हैं। कितने प्रकार से हम दे सकते हैं? देखो, इसमें बोनस दिया गया है। ये प्रश्न जो है इसमें सभी को बोनस दिया गया है क्योंकि ये सारे ही सही है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन नंबर 12 में बोनस आपको मिला हुआ है, ठीक है ना, बोनस मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या कहा गया, देखिए क्या पूछा है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये क्या है बताइए? इसमें कौन सा नियम जो लगेगा? देखिए कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है? मांसपेशियों के विकास और पैरों से। देखो, इसमें इसका आंसर हो जाएगा गति और शक्ति, ठीक है ना। मांसपेशियाँ, गति और शक्ति होगी तभी मांसपेशियाँ और पैर ये उचित उनका उपयोग हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था। क्रो एंड क्रो ने कहा था। इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी है ना, ये बालकों की शताब्दी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का भी समय कहा जाता है। कौन सा? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है ना। देखो, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कोष से भी ये घट जाता है, ठीक है ना। एक कोष से बन जाता है मनुष्य का शरीर। दो कोष होते हैं, ठीक है। एक तो अंडकोष होता है और एक, या फिर लैंगिक कोष, यानी अंडकोष की जगह लैंगिक कोष, और एक होता है दैहिक कोष। ये दो कोष होते हैं। एक तो होता है लैंगिक कोष, दूसरा होगा दैहिक कोष। लैंगिक कोष तो लिंग का निर्धारण करता है और दैहिक से शरीर निर्माण की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो जो जीव की उत्पत्ति के लिए केवल अपन को एक कोष ही मुख्य भूमिका में रहता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए, नैतिकता शेषावस्था में नहीं आती है, बाकी सारे गुण शेषावस्था के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में आपसे पूछा है कि चिंतन क्या है। चिंतन क्या है बताओ? चिंतन में देखो, प्रतीकों का प्रयोग होता है, भाषा भी होती है, प्रत्याक्षिक संपर्क। देखो, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अपना रहेगा ए। क्या रहेगा? प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों का प्रयोग इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अपन का देखिए कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 19 में? देखो, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपके प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, ठीक है। प्रौढ़ अप्रत्यक्ष पथ का, ठीक है ना। 19 में प्रौढ़ हो जाएगा। 20 में समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने का सिद्धांत। बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, सूझ का सिद्धांत इसमें कर देना है। अचानक से याद आने वाले, जैसे अपन को कई बार कोई कार्य कर रहे होते हैं और उस समय वो नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद अपन कोई अन्य कार्य कर रहे होते हैं, उस समय दूसरे कार्य की अचानक की यार मैं उस कार्य को इस प्रकार से कर सकता था, ठीक है ना। अचानक से जो उत्पन्न होता है वो सूझ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन क्या है? ये मानसिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना, मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा है ना सीखने के सही स्तर है? सीखने के सही स्तर कौन से हैं? सबसे पहले आएंगे तथ्य, फिर आएगी सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, फिर बोध और फिर प्रज्ञान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में कहा है कि केटल जो है उसके द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व जो शील गुणों की संख्या है वो कितनी थी, है ना। केटल ने कितनी संख्या हमें बताई थी शील गुणों की, बताइएगा। केटल 16 पीएफ, ये तो इसकी 16 हो जाएगी, है ना। 16 पीएफ इसने दी थी, है ना, 16 पीएफ, तो सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। 25 देखिए। मुर्रे जो था उसने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था। मॉर्गन और मुर्रे ने क्या किया था, बताइएगा। क्या किया था? शाही धब्बा परीक्षण इन्होंने, सॉरी, विषय आत्मबोध परीक्षण यानी थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इन्होंने दिया था। ठीक है। शाही धब्बा हरमन रोरसा ने दिया था। ठीक है, हरमन रोरसा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। 25 में आपके विषय आत्मबोध परीक्षण, TAT जिसे कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, है ना। 26 नंबर प्रश्न कि व्यवहार बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक जो बुद्धि है ना, व्यवहारिक बुद्धि को अपन मूर्त बुद्धि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27 का देखिएगा। बुद्धि को त्रिआयामी आयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है, तो अभी देखो इसकी कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 120। 120 कर देंगे इसका। ठीक है ना। इसमें 150 भी होता है, 180 भी होता है, लेकिन वो है नहीं इस ऑप्शन में, तो 120 ही करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। प्राणी प्रेरक की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। ठीक है ना, बी इसका आंसर हो जाएगा 28 का। 29। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं कि विचलनशीलता और प्रतिमाशीलता दोनों ही है, प्रतिमान और विचलन दोनों रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपना लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। अपना आंसर इसका रहेगा कि मेरिडिथ जो है, ठीक है ना, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक, है ना, यहाँ पे खाली जगह हैं, होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो इसका आंसर क्या था, अधिक स्वस्थ और विकसित जो रहेंगे ना बालक, वो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, 30 का नंबर, ठीक है ना, 30 का बी आंसर रहेगा। और इस प्रकार से हमने मनोविज्ञान 2015 के अंदर, रीट में 2015 में जो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आए थे उनको देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।